गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम विलयन जो होते हैं, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, उनमें क्या विचलन होते हैं, मानठाफ गुणांक क्या है, इन सब चीज़ों पे जिसमें न्यूमेरिकल्स कम है, हिंदी ज़्यादा है, इस टाइप के टॉपिक्स हम देखते हैं। ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स वाले छोड़ के हम थोड़ा सा हिंदी समझने पे आते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम समझेंगे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन किसे कहते हैं और अनादर्श। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसा विलयन जो कि कैसा हो, पूरा आदर्श व्यवहार करे, यानी जो राउल्ट के नियम का पालन करे। हमने राउल्ट का नियम पढ़ा था, वो विलयन जो राउल्ट के नियम का पूरी तरह से पालन करता है उसे हम कौन सा विलयन कहते हैं, आदर्श विलयन। और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे हम क्या बोलते हैं, अनादर्श विलयन। समझ में आ गया होगा। राउल्ट का नियम अपन लास्ट टाइम समझे थे, फर्स्ट क्लास जो हमारी थी उसमें हमने यही टॉपिक लिया था। तो जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें हम अनादर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, ये वास्तविक विलयन नहीं होते। नहीं, यानी हम सोचे कि कोई विलयन हो जो वास्तविक हो, जो पूरी तरह से राउल्ट का नियम का पालन करे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो विलयन होते हैं आदर्श विलयन, ये वास्तविक विलयन नहीं होते, जबकि जो अनादर्श विलयन होते हैं वो वास्तविक विलयन होते हैं। ये नहीं होते हैं, और ये जो अनादर्श विलयन होते हैं ये वास्तविक विलयन क्या होते हैं। ठीक है, तीसरी चीज हम देखें, ये जो होते हैं आदर्श विलयन, ये धनात्मक और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित नहीं करते। धनात्मक और ऋणात्मक क्या होता है विचलन, तो ये मैं आपको अभी समझाऊंगी। तो ये जो विचलन है, धनात्मक और ऋणात्मक विचलन, ये आदर्श विलयन प्रदर्शित नहीं करते। ठीक है, अनादर्श विलयन जो होते हैं ये धनात्मक और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। और लास्ट आप इसका उदाहरण भी याद रखिए। ठीक है, उदाहरण इसलिए कि आपको ये पूछा जा सकता है। तो बेंजीन और टालुइन का जो मिश्रण होगा, बेंजीन प्लस टालुइन, इससे जो मिक्स करके बनाया जाता है, ये उदाहरण, इससे जो विलयन तैयार होता है उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयन का एक उदाहरण ले लेते हैं हम, अल्कोहल जो है, अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल ले लें हम, इसमें हम पानी में मिक्स कर दें, इससे जो विलयन बनता है उसको हम अनादर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। कभी कभी पूछा जाता है कि आदर्श विलयन किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाइए। तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसा विलयन, अनादर्श के बारे में पूछे नहीं है तो हमें लिखना ही नहीं है, तो आप हिंदी में क्या लिखेंगे, ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। ये विलयन वास्तविक विलयन नहीं होते हैं, धनात्मक ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित नहीं करते हैं, और उदाहरण हो जाएगा। ओके, अंतर पूछे तो आपको इस तरह से लिख देना है, तो आपका पहला आंसर ये फिनिश होता है। ओके, चलिए, अब मैंने आपको बताया अनादर्श विलयन में क्या आता है, धनात्मक और ऋणात्मक विचलन। ओके, धनात्मक और ऋणात्मक विचलन के बारे में अब हम देखेंगे। चलिए देखते हैं अब हम धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। ये अनादर्श विलयन का टाइप है, विचलन जो प्रदर्शित करते हैं वो अनादर्श विलयन करते हैं। आदर्श विलयन में कोई विचलन होता ही नहीं है। ठीक है, तो या तो वो राउल्ट के नियम से अधिक होगा मान, या राउल्ट के नियम से कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें, पहला पॉइंट यही होगा, विचलन यानी उसमें आदर्श से कुछ व्यवहार अलग होना। ठीक है, तो इन विलयनों में आंशिक वाष्प दाब के मान जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो राउल्ट के नियम होते हैं उनसे क्या होते हैं, अधिक होते हैं। ठीक है, इसमें जो मान आएगा, राउल्ट के नियम में जो मान होना चाहिए उससे इसका मान क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए इसे हम धनात्मक विचलन कहते हैं। जबकि जो ऋणात्मक विचलन होता है उसमें ये मान कैसा होता है, कम, राउल्ट के नियम से अगर कम होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक विचलन। ठीक है, पहली चीज हो जाएगी। दूसरी चीज, दूसरा ये है विलय और विलायक। कौन कौन चीजें, विलय प्लस विलायक की जो अन्योन्य क्रिया होती है, अन्योन्य क्रिया जो होती है विलय और विलायक की, विलय की अन्योन्य क्रिया और विलायक की जो अन्योन्य क्रिया होती है, विलय एक जैसे हैं, और विलायक इनकी जो अन्योन्य क्रिया होती है इनसे क्या होता है, कम होता है। अन्योन्य क्रिया से क्या होगा, कम। आ गया समझ में।
सबसे पहले राउल्ट के नियम में जो विचलन होता है उससे धनात्मक विचलन में मान क्या होता है, अधिक होता है, ऋणात्मक विचलन में मान क्या होता है, कम होता है। दूसरी चीज, विलय विलायक की जो अन्योन्य क्रिया है वो विलय विलय और विलायक विलायक की अन्योन्य क्रिया से क्या होती है, कम होती है। इसमें आप जस्ट अपोजिट कर देंगे, विलय विलायक की जो अन्योन्य क्रिया होती है वो क्या होती है, विलय विलय और विलायक विलायक की जो अन्योन्य क्रिया होती है उससे अधिक होती है। ठीक है, बाकी सिंपल है। एंथैल्पी को हम H से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव, और यहाँ पर जो एंथैल्पी होती है उसका मान क्या हो जाएगा, हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। ओके, इसके बाद जो आयतन होता है उसका मान हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पर जो आयतन में जो परिवर्तन होता है उसका मान हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, लास्ट जो पॉइंट है वो आपको उदाहरण याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, उदाहरण में आप एसीटोन ले लें और इसकी CH3 C डबल बॉन्ड O एसीटोन का फॉर्मूला होता है, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तब हम इसको फॉर्मूले को भी बताएंगे, प्लस CH2, इसका जो मिश्रण होता है वो क्या प्रदर्शित करता है, धनात्मक विचलन। और जो ऋणात्मक विचलन होता है वो भी अपन एसीटोन ले लें, एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसकी क्रिया अगर हम क्लोरोफॉर्म से कर दें, ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है, तो वो जो विचलन होगा वो कौन सा होगा, ऋणात्मक विचलन। तो आपको ये अंतर समझ में आ गया होगा, है ना। तो एक बार और रिपीट कर रही हूँ, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन, ये किसका प्रकार होता है, अनादर्श विलयन का। जो राउल्ट के नियम में जो मान होता है विचलन, जब आंशिक वाष्प दाब के मान जो होते हैं राउल्ट के, उससे ये क्या करता है, धनात्मक विचलन, मतलब इसका मान क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका मान राउल्ट के नियम से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, विलय विलायक की जो अन्योन्य क्रिया होती है विलय विलय और विलायक विलायक से क्या होती है, कम होती है, जबकि विलय विलायक की जो अन्योन्य क्रिया है वो विलय विलय और विलायक विलायक से क्या होती है, अधिक होती है। ये धनात्मक विचलन है, इसलिए इसमें एंथैल्पी का मान हमेशा धनात्मक होता है और आयतन का मान भी धनात्मक होगा। इसमें ऋणात्मक विचलन है, इसलिए इसमें मान कैसे होंगे, नेगेटिव। और ये उदाहरण आपको याद रखने, मैंने एसीटोन एक जैसा ही ले लिया, यहाँ पर डिफरेंस कहाँ पर है, यहाँ CH2 मिला रहे हैं, कार्बन डाइसल्फाइड CS2, और यहाँ पर हम उसकी जगह पे क्लोरोफॉर्म CHCl3 ले लेंगे। ओके, तो ये आपका विचलन हो जाएगा। तो आपको ये दोनों चीज़ें मैंने समझा दी हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है स्थिर क्वांथी मिश्रण क्या होता है। चलिए देखें, स्थिर क्वांथी मिश्रण ये भी इसी से ही रिलेटेड है, धनात्मक विचलन से, इसलिए हम इसके साथ में ही वो समझ लें, धनात्मक ऋणात्मक विचलन के साथ ही। निश्चित संगठन वाले द्रव स्थिर क्वांथी मिश्रण, स्थिर क्वांथी मिश्रण, नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसका क्वथनांक कैसा हो, स्थिर हो, यानी ऐसा विलयन जो एक निश्चित क्वथनांक बिंदु पर ही वो उबलना शुरू करे, इस टाइप का जो मिश्रण होता है उसे हम स्थिर क्वांथी मिश्रण कहते हैं। ओके, तो आप निश्चित संगठन, अपन डेफिनेशन देखें, निश्चित संगठन वाला ऐसा द्रव, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो द्रव उबलने लगे, मिश्रण जो एक निश्चित ताप पर ही उबलता है, उस मिश्रण को हम स्थिर क्वांथी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, अब हम देखें ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक निम्न क्वांथी स्थिर क्वांथी मिश्रण और दूसरा होता है उच्च क्वांथी स्थिर क्वांथी मिश्रण। निम्न क्वांथी स्थिर क्वांथी मिश्रण कौन सा होता है, जो कि कौन सा, राउल्ट के नियम से हमेशा कैसा धनात्मक विचलन प्रदर्शित करे, कैसा विचलन प्रदर्शित करे, धनात्मक विचलन। हम राउल्ट के नियम से जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, यानी राउल्ट के नियम में विचलन में जो मान होते हैं उनसे इनका मान क्या होता है, अधिक। तो यहाँ ये जो होते हैं राउल्ट के नियम से क्या होते हैं, धनात्मक विचलन जो प्रदर्शित करें वो निम्न क्वांथी स्थिर क्वांथी मिश्रण कहलाते हैं। और इसका उदाहरण, ये धनात्मक विचलन में जो आपने उदाहरण लिखा था वही उदाहरण आप इसमें लिखते हैं। ओके, आपको एक्स्ट्रा कोई दूसरा उदाहरण नहीं याद रखना, वही उदाहरण आप इसमें लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये धनात्मक विचलन कौन प्रदर्शित करेगा, निम्न क्वांथी मिश्रण। ओके, इसका एक पॉइंट भी बन सकता है, ये निम्न क्वांथी स्थिर क्वांथी मिश्रण होते हैं। और ये कैसे होते हैं, उच्च क्वांथी, क्यों, क्योंकि इनको उबलने के लिए उच्च क्वथनांक की आवश्यकता होती है। तो हम देखें यहाँ पे उच्च क्वांथी स्थिर क्वांथी मिश्रण, जो कि राउल्ट के नियम से क्या करें,
अधिक मान प्रदर्शित करे, है ना। यहाँ पर ये है ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करे उसे हम उच्च क्वांटि स्थिर क्वांटि मिश्रण कहते हैं। ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इसका उदाहरण होता है CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 यानी एसीटोन, और इसकी क्रिया हम क्लोरोफॉर्म से जब इसे मिक्स करेंगे तो वो किस तरह का मिश्रण होगा, उच्च क्वांटि मिश्रण होगा। ओके, तो हम से अगर पूछा जाए स्थिर क्वांटि मिश्रण किसे कहते हैं, तो ऐसा मिश्रण जो एक निश्चित संगठन पर ही उबलने लगता है, जैसे पर्टिकुलर तापमान दिया जाए उसी पर ही वो उबले, तो उसका यानी क्वथनांक स्थिर होना चाहिए। ऐसे मिश्रण को हम स्थिर क्वांटि मिश्रण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक निम्न क्वांटि और दूसरा उच्च क्वांटि। निम्न क्वांटि मतलब वे होते हैं जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करें, उन्हें निम्न क्वांटि स्थिर क्वांटि मिश्रण कहते हैं। और जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करें उन्हें हम उच्च क्वांटि स्थिर क्वांटि मिश्रण कहते हैं। इनके उदाहरण अपन नीचे देख ही चुके हैं अंतर में, तो आपका ये टॉपिक भी फिनिश हो जाएगा। ओके, चलिए अगला हम देखें। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है वांट ऑफ गुणांक। वांट ऑफ गुणांक से रिलेटेड पूछा जाता है, तो हम इसे भी देखें। क्या है, वांट ऑफ विलियन समीकरण स्थापित कीजिए। वांट ऑफ विलियन का क्या स्थापित करना है, समीकरण स्थापित कीजिए। ओके, तो आपको वेरी सिंपल है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप समझें। C से हम प्रदर्शित करते हैं सांद्रता। ओके, जो जो चीज़ें हमें समझनी है वो चीज़ें पता होनी चाहिए। पाई में आपको बता चुकी हूँ परासरण दाब, और तीसरा हमारा आ जाएगा ताप। ओके, ये चीज़ों का मैं यूज़ करूँगी और आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी वांट ऑफ, ठीक है। अब हम क्या करें, यदि हिंदी आपकी जो होगी सांद्रता को स्थिर रखा जाए, स्थिर सांद्रता पर जो परासरण दाब होता है वो ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। ओके, स्थिर सांद्रता पर परासरण दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। ओके, ये याद कर लिया। यहाँ पर सांद्रता C क्या करी हमने, स्थिर। दूसरे पॉइंट में आपको क्या लिखना है, ये तो समीकरण अपना कितना हो गया, 1। दूसरा समीकरण ये है परासरण दाब स्थिर ताप पर। जब हम ताप को स्थिर रखें तो परासरण दाब किसके समानुपाती होता है, C। यहाँ पर TC है और यहाँ मैंने क्या किया, शिफ्ट कर दिया, यानी परासरण दाब किसके समानुपाती हो गया, सांद्रता के। तो उस कंडीशन में तापमान स्थिर होना चाहिए। ताप स्थिर होने पर परासरण दाब किसके समानुपाती होता है, उसकी सांद्रता के समानुपाती। ये समीकरण कौन सा हो गया, 2, ठीक है। समीकरण 1 व 2 दोनों किसके बराबर है, T और C के। तो आप क्या करेंगे, पाई इक्वल टू CT। ओके, अब आपको समानुपाती हटाना है तो CRT। यहाँ R क्या है, समानुपातिक स्थिरांक, समानुपातिक स्थिरांक, यानी समानुपाती हटाया और उसकी जगह पे हमने R को लगाया। अब हम जानते हैं C किसके बराबर होता है, C बराबर होता है 1/, यानी आयतन के ये क्या होता है, उल्टा होता है सांद्रता, ठीक है। तो समीकरण 3 में मान रखने पर, हमें किस में मान रखना है, समीकरण 3 में। समीकरण 3 में मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 में जब हम मान रखेंगे तो पाई इक्वल टू C की जगह मैंने 1/V लिख दिया, R, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, V को ले जाएंगे इधर, पाई V इक्वल टू R। ये आपका आ गया वांट ऑफ समीकरण, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, आ गया होगा आपको समझ में। एक बार और देख लें, यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हिंदी भी यही लिखनी, स्थिर सांद्रता पर परासरण दाब उसके ताप के समानुपाती होता है, और फिर समीकरण 1 बन जाएगा। स्थिर ताप पर परासरण दाब उसके सांद्रता के समानुपाती होता है, ये समीकरण बन जाएगा। ये दोनों समानुपाती हैं, हमने पाई समानुपाती और C और T किया, समानुपाती हटाया तो R आ गया। हम जानते हैं C किसके बराबर होता है, 1/V के, तो C की जगह 1/V लिख दिया, और पाई V को हम ऊपर ले गए, डिवाइड में है, बराबर के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा।
पाई भी इक्वल टू आर टी आ गया। ये आपका क्या हो गया, वन हाफ समीकरण। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक भी यहाँ फिनिश होता है। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है, इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वन हाफ गुणांक किसे कहते हैं। ये तो आपका समीकरण उत्पत्ति के लिए अगर आए तो आपको ये सॉल्व करना है। अब अगर क्वेश्चन आता है वन हाफ गुणांक, तो वन हाफ गुणांक के लिए आपको क्या करना है। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं वन हाफ गुणांक किसे कहते हैं। ठीक है, आपके सारे मेन टॉपिक्स आज कवर हो जाएंगे। सेकेंड चैप्टर में जो भी मोस्टली जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज। वन हाफ गुणांक, ठीक है, इसके लिए हमने सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दो चीज़ें होती हैं। एक होता है विद्युत अपघट्य और दूसरी चीज़ होती है विद्युत अनअपघट्य। आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो हम थर्ड क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमको विद्युत अपघट्य जो कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धनायन और ऋणायन में टूट जाए, और जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धनायन और ऋणायन में नहीं टूटे तो वो काय में आते हैं, विद्युत अनअपघट्य। तो दो चीज़ें होती हैं। हम अणु संख्यक गुणधर्म पढ़ चुके हैं। अणु संख्यक गुणधर्म में क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक तो आता है परासरण दाब, दूसरा हमने पढ़ा वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन पढ़ा है। तीसरी चीज हमने पढ़ी थी हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, और लास्ट हमने पढ़ा था क्या, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। तो ये जो चारों चीजें होती हैं ये किसके बारे में आती है, अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म में हमने पढ़ा, ठीक है। तो अणुसंख्यक गुणधर्म विद्युत अपघट्य और विद्युत अनपघट्य की जब हम तुलना करते हैं तो विद्युत अपघट्य में अणुसंख्यक गुणधर्म यानी परासरण दाब, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, हिमांक का अवनमन और जो क्वथनांक में उन्नयन होता है, इसका जो मान होता है विद्युत अनपघट्य की तुलना में कैसा होता है, विद्युत अनपघट्य की तुलना में विद्युत अपघट्य में ये सारे मान जो होते हैं इनकी अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक होते हैं। इसमें अधिक होते हैं, विद्युत अपघट्य में ये मान कैसे होते हैं, अधिक, और विद्युत अनपघट्य में ये क्या होते हैं, कम होते हैं। इसे ही हम वन हाफ विलयन का गुणांक कहते हैं, और वैज्ञानिक वन हाफ ने ये समीकरण प्रस्तुत किया था, इसलिए हम इसे वन हाफ गुणांक कहते हैं। और इसे हम काय से प्रदर्शित करते हैं, आई से। आई बराबर अणुसंख्यक गुण, क्योंकि हम अणुसंख्यक गुणधर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रेक्षित मान और जो हमने प्राप्त किया है मान, अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रेक्षित मान अपॉन अणुसंख्यक गुणधर्म का प्राप्त, ये इसका सूत्र होता है। तो आपको समझ में आ गई होगी हिंदी। क्या बताया मैंने, सबसे पहले हम बात करें विलयन की, दो प्रकार के होते हैं, विद्युत अपघट्य, अनपघट्य। विद्युत अपघट्य जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धनायन और ऋणायन में टूट जाए उन्हें हम विद्युत अपघट्य कहते हैं, और जो नहीं टूटे उन्हें हम अनपघट्य कहते हैं। तो अब जब इन दोनों की तुलना की जाती है अणुसंख्यक गुणधर्म में, अणुसंख्यक गुणधर्म में परासरण दाब आता है, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, इनकी जब तुलना की जाती है तो विद्युत अपघट्य में इनका मान विद्युत अनपघट्य की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। इसे ही हम वन हाफ विलयन का गुणांक कहते हैं, ठीक है। और इसे वन हाफ ने दिया इसलिए इसका नाम वन हाफ के वैज्ञानिक के नाम पर ही वन हाफ गुणांक रखा गया है। इसमें आई इक्वल टू होता है अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रेक्षित मान अपॉन अणुसंख्यक गुणधर्म का प्राप्त मान, ठीक है। अब हम इसके द्वारा इसका आणविक द्रव्यमान, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है वन हाफ विलयन में आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, पाई भी बराबर क्या होता है, nRT। हमने इससे पहले जो सॉल्व किया है वो यही समीकरण किया था, आपको अच्छी तरह पता होगा, ठीक है। अब हमें पाई बराबर निकालना है तो भी कहाँ पर आ जाएगा, नीचे, nRT अपॉन भी, ओके। यहाँ पर अपना भी आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर nRT अपॉन भी, ठीक है। n बराबर हम जानते हैं राउल्ट के नियम से, हमने वहाँ पर भी लिखा था आणविक द्रव्यमान जब ज्ञात किया था,
एन बराबर होता है किसके, डब्ल्यू अपॉन एम के। बताया था आप क्लास में, फर्स्ट क्लास में आप देखिएगा, उसमें मैं आपको ये चीज़ समझा चुकी हूँ। एन किसके बराबर होता है, डब्ल्यू अपॉन एम के। समीकरण 1 में आप मान रख देंगे, समीकरण 1 में मान रखने पर, बस समीकरण 1 में आप क्या करेंगे, यहाँ पर n की जगह पे w अपॉन एम लिख देंगे, बस w आर टी तो वैसा का वैसे, n की जगह मैंने क्या लिख दिया, w अपॉन एम, और यहाँ पर जो भी है वो, ठीक है। तो आपका ये क्या होगा, w आर टी अपॉन एम टी। तो ये आपका समीकरण आ गया, परासंड आपका सूत्र आ गया, ठीक है। तो ये आपका वांछा विलोम का गुणांक का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने को पूछा जाए तो आपको आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो m इधर आ जाएगा, पाई इधर आ जाएगा, बस आपको और कुछ नहीं करना। आणविक द्रव्यमान निकालना है ना, तो m को आप इधर ले आइए और डब्ल्यू आर टी अपॉन पाई, इस समीकरण को हम वांछा गुणांक कहते हैं। ओके, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। तो अपना ये चीज़ भी फिनिश होती है। वांछा विलोम का गुणांक किसे कहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। पाई भी बराबर एन आर टी, हम निकाल चुके हैं, पाई को यहीं लिखा, बी जो है उसे हम नीचे लेके आ गए। एन बराबर डब्ल्यू अपॉन एम होता ही है, हम जानते हैं इस चीज़ को। तो एन की जगह पे मैंने डब्ल्यू अपॉन एम लिख दिया, हमको एम निकालना है, तो एम इधर लिया और पाई इधर लिया, आपका ये चीज़ फिनिश हो। ओके, तो हमारे ये टॉपिक आज फिनिश होते हैं। इसके अलावा छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, 2-3 डेफिनेशन जो मैं आपको बताना चाहूँगी जो इम्पोर्टेंट है, बस वो फिनिश करके हम ये चैप्टर को अब फिनिश करते हैं। ये जो यूनिट है ये अपनी फिनिश होती है, ठीक है। तो अपन ये 2-3 चीज़ें और देखने हैं। तो डेफिनेशंस में सबसे पहले हम देखते हैं मोल प्रभाज के बारे में। मोल प्रभाज अपन ने यूज़ किया था, तो इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, एक्स से, ठीक है। यदि हम विलय के मोल प्रभाज की बात करें तो 2 घटक होते हैं, किसी भी विलयन में कितने घटक होते हैं, 2। एक तो होता है विलय और दूसरा होता है विलायक, ये 2 घटक होते हैं। यदि हमें मोल प्रभाज ज्ञात करना है विलायक का ज्ञात करना है, तो विलायक के जो अणुओं की संख्या है अपॉन में विलयन के कुल संख्या का जो अनुपात होता है उसे हम उसका मोल प्रभाज कहते हैं। और ऐसे ही यदि हम विलय का ज्ञात करते हैं तो विलय के अणुओं की संख्या अपॉन विलयन के अणुओं की संख्या का जो अनुपात होगा उसे हम उसका मोल प्रभाज कहेंगे। ओके, तो आपको ये याद होना चाहिए, हमें किसका 2 घटक होते हैं, विलय या फिर विलायक। तो ऊपर वो चीज़ आएगी जिसका मोल प्रभाज हमको ज्ञात करना है, विलय के अणुओं की संख्या या विलायक के, जिसकी याद करनी है अपॉन विलयन के कुल अणुओं की संख्या का जो अनुपात होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसका मोल प्रभाज। फॉर्मूला भी आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप उस चीज़ को ध्यान रखें, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसे डेरिवेशन के रूप में एक्स बी इक्वल टू एन बी, बी चीज़ आ जाएगी और यहाँ पर विलयन, यहाँ में एन ए अपॉन एन बी आ जाएगा, विलयन विलायक और विलय मिलकर विलयन बना दिया। यहाँ पर अणुओं की संख्या ये विलय की हो गई। ऐसे अगर हम विलायक का देखें तो विलायक में विलायक के अणुओं की संख्या अपॉन में क्या आ जाएगा, विलयन के अणुओं की संख्या, उनका जो अनुपात होगा उसे हम इसे मोल प्रभाज कहेंगे और इसे हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो ये अपना मोल प्रभाज की डेफिनेशन हो जाएगी। दूसरी चीज आती है पीपीएम सांद्रता। पीपीएम सांद्रता, पीपीएम मीन्स होता है पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, मिलियन यानी 10 लाख अपना, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, किसी विलयन के 10 लाख में, इसमें 10 लाख में विलय की कितनी मात्रा हुई है, 10 लाख तो विलयन है टोटल, 10 लाख विलयन में विलय की मात्रा कितनी, उसमें विलय कितना उपस्थित है, विलय कितना उपस्थित है उसे हम उसकी पीपीएम सांद्रता कहते हैं, ठीक है। पीपीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलय का द्रव्यमान, द्रव्यमान किसमें चाहिए हमको, द्रव्यमान ग्राम में, और यहाँ अपॉन में क्या आ जाएगा, विलयन का द्रव्यमान ग्राम में, और गुणा हमको 10 लाख का करना है, गुणे 10 की घात 6। तो ये आपकी जो सांद्रता होगी वो पीपीएम सांद्रता कहलाती है, ठीक है। लास्ट में आपको लास्ट टॉपिक जो है वो हेनरी का नियम समझाना चाहूँगी, बस फिनिश करते हैं फिर हम ये टॉपिक, हेनरी का नियम। इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए, एम समानुपाती पी, ठीक है।
तापमान स्थिर है, स्थिर ताप और निश्चित आयतन। बस इतना याद कर लीजिए, आपको हेनरी का नियम याद हो जाएगा। निश्चित आयतन, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आपका डेफिनेशन में बोलती हूँ, आप समझें। स्थिर ताप और निश्चित आयतन पर, है ना, स्थिर ताप व किसी विलायक के निश्चित आयतन पर विलय गैस का जो द्रव्यमान होता है उसके दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। द्रव्यमान उसके दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, अब हम समानुपाती हटाएंगे तो के आ गया। ठीक है, के क्या है यहाँ पे, समानुपातिक स्थिरांक होता है, समानुपातिक स्थिरांक। और हमें अब के बराबर निकालना है, तो के बराबर एम अपॉन में क्या चला जाएगा, पी, या नीचे करना। ओके, तो आज हमारी ये सेकेंड चैप्टर जो विलयन है, इसमें मैंने जो मेन टॉपिक हैं जो मुझे लगा आपको समझाना चाहिए वो सभी मैंने आपको समझा दिए हैं। इनमें मैंने मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, इन टॉपिक्स को डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं इन चीज़ों को 11th क्लास में अच्छे से समझा चुकी हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताइएगा, तो फिर अपन उसे भी समझेंगे। ओके, चलिए, थैंक्स।